Assalamu alaikum to everyone. Hope you are doing well. Park Study 1000 MCQ series lecture 1 to 13 already डिस्कस हो चुका है विद एसोसिएशन के साथ। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। आज हम लेक्चर नंबर 14 को बिल्कुल उसी बेस पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। जी, आज का हमारा क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जौहर वाज द स्टूडेंट ऑफ। तो मोहम्मद अली जौहर किन के स्टूडेंट थे? तो ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो है ना, ये स्टूडेंट रह चुके हैं। ठीक है। और अलीगढ़ जो अगर अलीगढ़ के हवाले से हम देखें तो अलीगढ़ जो स्कूल है, वो अलीगढ़ स्कूल जो है वो 1875 में बनता है। इसी तरह अगर हम देखें तो अलीगढ़ जब इसको कॉलेज का जो दर्जा दिया जाता है, वो कब दिया जाता है? तो कॉलेज का दर्जा इसको 1877 में दिया जाता है। इसी तरह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो इसको दर्जा दिया जाता है, तो वो कब दिया जाता है, उस हवाले से आपको पता होना चाहिए। तो वो 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो है वो दर्जा दिया जाता है। तो इसकी जो बुनियाद रखी थी, वो किसने रखी थी? और फाउंडेशन स्टोन जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का, वो किसने रखी? तो जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो फाउंडेशन स्टोन था, वो किसने रखा? तो वो आपको पता होना चाहिए। फाउंडेशन स्टोन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, तो वो है लॉर्ड लिटन। ठीक है। लॉर्ड लिटन ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी। किसकी? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल। ठीक है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल की इन्होंने बुनियाद रखी। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसके हवाले से बेसिक पता होनी चाहिए। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश डिस्ट्रॉय द लोकल इंडस्ट्रीज आफ्टर 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस बाय। तो ब्रिटिश ने डिस्ट्रॉय की लोकल इंडस्ट्री को हैवी टैक्सेस लगा के। तो ये जो 1857 की वार है, जिसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है, जंग आज़ादी से, तो ये 10 मई 1857 को स्टार्ट होती है। और इसका जो बकायदा एंड होता है ऑफिशियली तौर पे, वो नवंबर 1858 में होता है। और क्वींस की जो प्रोक्लेमेशन के तहत जो है ट्रांसफर ऑफ पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी से किसको चली जाती हैं? तो ट्रांसफर ऑफ पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से चली जाती हैं ब्रिटिश राज के तरफ। ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को चली जाती हैं। ठीक है, इस वार के क्वींस की प्रोक्लेमेशन के तहत। तो बाकी 1857 के वार की हमने डिटेल डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फैज़ अहमद फैज़ हैज़ रिसीव लेनिन अवार्ड फ्रॉम सोवियत यूनियन। तो इन्होंने लेनिन अवार्ड सोवियत यूनियन से लिया। तो इनको कब ये लेनिन अवार्ड मिला? 1962 को। आप 1911 में सियालकोट में ये आप पैदा हुए। ठीक है। 1911 में आप सियालकोट में पैदा हुए। और आपकी जो डेथ है वो 1984, और वो लाहौर में है। ठीक है। ये भी अक्सर आपसे पूछा जाता है कि आप किस जगह आपकी डेथ हुई, तो वो लाहौर में है। और कब हुई? 1984 में। और आपका जो किस कब्रिस्तान में दफन है? तो ये जो मॉडल टाउन कब्रिस्तान है, ठीक है, मॉडल टाउन कब्रिस्तान, उसमें आप दफन है। ठीक है। तो ये इस चीज़ इन चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी इनके हवाले से जो कंस्पिरेसी केस है, जिसके कंस्पिरेसी केस, तो रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस, तो वो कब आता है इनके बारे में? तो रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस में वो 1951 में हुआ। ठीक है। रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस वो 1951 में है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस was established by सर सैयद अहमद खान इन 1886। ठीक है। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि इस्टेब्लिश किसने की? तो ये सर सैयद अहमद खान साहब ने की। तो ये कब मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश हुई? तो ये 1886 में हुई। और ये कहाँ हुई? ये अलीगढ़ में। ठीक है। अलीगढ़ में 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। और उसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव था प्रमोटिंग मॉडर्न लिबरल एजुकेशन फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका अगर हम देखें तो क्या था? ऑब्जेक्टिव यही था कि प्रमोट करना मॉडर्न अलीगढ़ जो एस्टेब्लिश एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो प्रमोटिंग था मॉडर्न लिबरल। ठीक है। मॉडर्न एंड
लिबरल एजुकेशन, मॉडर्न लिबरल एजुकेशन फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव था, मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ें आपको ये जो इस तरह का ऑब्जेक्टिव वगैरह होता है, ये आपको इंटरव्यू में ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। तो आपको ने जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी आपने, मतलब पहले वो स्कूल था, फिर कॉलेज हुआ, कॉलेज का दर्जा दिया गया, और फिर वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में बनी। ठीक है, तो ये सारे अच्छी सर सैयद अहमद खान, और सर सैयद अहमद खान की जो डेथ हुई है वो 1898 में हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज लॉन्च फ्रॉम इंग्लैंड इन 1933 बाय। जो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट है वो 1933 में इंग्लैंड से लॉन्च होती है, तो उसको किसने लॉन्च किया है इंग्लैंड से? तो वो चौधरी रहमत अली साहब ने इंग्लैंड से उसको लॉन्च किया। और जो पम्फलेट है नो और नेवर, ठीक है, किसके जरिए? पम्फलेट नो और नेवर, ये भी 1933 में, और इसके ज़रिए वो इस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। आपने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया, तो पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? तो आपने पाकिस्तान का नाम भी आपने ही तजवीज़ किया। ठीक है, ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु डिज़ाइंड पाकिस्तान नेशनल फ्लैग। तो किसने डिज़ाइन किया? तो ये अमीरुद्दीन किदवी साहब ने पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया। तो और ये पाकिस्तान जो नेशनल अलायंस का कलर था वो क्या था? पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो बना था PNA को, जिसको 1977 में भुट्टो के खिलाफ, तो वो उसका जो कलर था वो क्या था? पाकिस्तान नेशनल अलायंस का वो ग्रीन था। और नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? वो 11 ऑफ अगस्त 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, और किसने डिज़ाइन किया? वो अमीरुद्दीन किदवी साहब ने डिज़ाइन किया। अच्छा, ये डिफरेंस रखना है, अमीरुद्दीन किदवी और अहमद गुलाम अली छागला, ये इनका नेशनल एंथम के बारे में है। और अमीरुद्दीन किदवी जो है इन्होंने कंपोज किया था 1949 में, नेशनल एंथम को कंपोज किया था। फिर बाद में 1952 में हफीज जलंधरी ने लिरिक्स को कंपोज किया। तो जो अमीरुद्दीन किदवी हैं, मतलब दोनों का नाम ए से ही है, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो जो नेशनल फ्लैग है वो अमीरुद्दीन किदवी साहब हैं, और जो नेशनल एंथम है वो अहमद गुलाम अली छागला साहब ने 1949 में कंपोज किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश एम्बेसडर टू इंडिया। जो फर्स्ट ब्रिटिश एम्बेसडर थे इंडिया में, अगर वो देखें तो फर्स्ट ब्रिटिश जो अराइव्ड इंडिया में आए वो जहांगीर की कोर्ट में आए थे। ठीक है, एम्परर जो मुगल एम्परर जहांगीर, उसकी कोर्ट में, वो कौन थे जी? वो सर विलियम हॉकिंस थे। और ये 1608 में। और जो सर थॉमस रॉय हैं वो ये 1615 में आते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपने रखना है इन दोनों में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सर थॉमस रॉय 1615 और सर विलियम हॉकिंस 1608 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पाकिस्तान ज्वाइंड SCO एज अ फुल मेंबर ऑन। तो ये पाकिस्तान ने जो ज्वाइन की SCO को फुल मेंबर के तौर पे, वो 9 ऑफ जून 2017 है। ठीक है, ये 16 नहीं करना, 9 ऑफ जून 2017 को पाकिस्तान और इसके साथ इंडिया ने ज्वाइन किया। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया ने मिलके ही 2017 में ज्वाइन किया एस सी ओ के। अगर हम टोटल मेंबर्स देखें वो 10 हैं। बाकी SCO के बारे में डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टोटल मेंबर जो अब है इसके करंटली वो 10 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के हवाले से जो आर्टिकल डील करता है वो कौन सा है? तो आर्टिकल 257 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से है। इसी तरह 251 जो है वो नेशनल लैंग्वेज के हवाले से है। आर्टिकल 8 टू 28 वो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से है। आर्टिकल 8 टू 28 तक वो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से है। इसी तरह आर्टिकल मतलब ये डिफरेंट आर्टिकल्स हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस में, पिछली वीडियोस में। आप वहाँ जाके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देख सकते हैं। और जो सेकंड अमेंडमेंट हुई है 1974 में, वो बाउंड्रीज के हवाले से, ठीक है, डिस्कस करती है कश्मीर के रीजन में।
नेक्स्ट हम देख सकते हैं जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मुस्लिम सीट्स वर सिक्योर्ड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1945 1946 इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। तो अगर हम प्रोविंशियल असेंबलीज की बात करें तो मुस्लिम लीग ने कितनी सीट्स वन की थी, तो ये 428 ने 425 सीट्स जो हैं मुस्लिम लीग ने वन की 1945-46 के इलेक्शन में। और मुस्लिम लीग ने अगर सिर्फ पंजाब में देखें, मुस्लिम लीग वन इन पंजाब ओवरऑल तो 425 थी, और अगर आपसे पंजाब की पूछी जाए तो वो 75 सीट्स जो है वो पंजाब से जीती हैं। ठीक है। जो इलेक्शन ये हुआ था टोटल कितनी सीट्स पे हुआ था इस हवाले से आपको पता होना चाहिए, तो ये 1585 सीट्स पे टोटल ये इलेक्शन हुआ था। ठीक है। और मुस्लिम लीग ने उसमें से कितनी जीती, तो वो 425 सीट्स जो है वो मुस्लिम लीग ने जीती। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अयूब खान वाज द मेंबर ऑफ ऑल टैलेंट कैबिनेट 1954। ऑल टैलेंट कैबिनेट जो थे 1954, नेम द प्राइम मिनिस्टर, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो अगर हम उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर देखें तो वो मोहम्मद अली बोगरा साहब थे, जो कि थर्ड पीएम ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। ठीक है, ये थर्ड पीएम थे। और इनका जो टिनोर है वो 1953 से 1955 तक है। इसी तरह चौधरी मोहम्मद अली ये फोर्थ हैं, और फिरोज खान नून जो है वो सेवन्थ हैं पीएम के तौर पे। और सिकंदर मिर्जा जो है ये लास्ट गवर्नर जनरल है और फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे ये। और इनका शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ गवर्नर जनरल वो सिकंदर मिर्जा साहब का ही है। ठीक है, जनरल, ये जनरल सिकंदर मिर्जा का ही है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पेंटिंग रीच इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो किसके दौर हुकूमत में ये पेंटिंग सबसे ज़्यादा, मतलब पेंटिंग में उसने आसमान की मंजिलों को छुआ है, तो वो जहांगीर के दौर में। और ये जहांगीर जो थे ये फोर्थ मुगल बादशाह थे। ठीक है, ये फोर्थ नंबर मुगल बादशाह थे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये 1605 से लेके 1627। ठीक है, ये 1605 से 1627 तक इनका टिनोर है जंगीर का। और जंगीर का अगर हम असल नाम देखें तो ये पूरा नाम देखें तो ये नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम है। ठीक है, और जंगीर के नाम से ये मशहूर है। तो इनका जो नाम है वो नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, ये इनका पूरा नाम अगर आप चेक करना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से, ये फोर्थ मुगल बादशाह थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज इज अ कॉमिक नावल रिटन बाय पाकिस्तानी राइटर। तो ये जो नावल है ये किसने लिखा, केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज, ये मोहम्मद हनीफ साहब ने लिखा। और इसी तरह मोहम्मद हनीफ के और जो इम्पोर्टेंट नावल हैं वो देख लेते हैं। तो इनका एक और इम्पोर्टेंट नावल है रेड बर्ड्स। ठीक है, रेड बर्ड्स भी इनका ही है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए मोहम्मद हनीफ के कौन कौन से वर्क्स हैं। तो एक तो रेड बर्ड्स है, फिर आवर लेडी ऑफ अलाइस भट्टी। ठीक है, आवर लेडी ऑफ अलाइस, तो ये भी इनके ही है। ठीक है, अलाइस भट्टी भी कह सकते हैं और भट्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये आप उकहड़ा में 1964 में पैदा हुए। ठीक है, आपका तल्लुक कहाँ से है, माशाल्लाह भी हयात हैं, और 1964 में आप उकाड़ा में पैदा हुए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इनके वाले से पता होना चाहिए। इनके जितने इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह या नावल हैं वो आपको आने चाहिए। तो रेड बर्ड्स भी इनका है, अवर लेडी ऑफ लाइस पार्टी और अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगो, ये तीनों इन्हीं के ही हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू अराइव इन इंडिया। तो जो फर्स्ट यूरोपियन पावर थी इंडिया में जो आई, सब कॉन्टिनेंट में जो आई, वो पुर्तगीज थे। ठीक है, और जो सब से पहले थे वो वास्को डे गामा आए। ठीक है, वास्को डे गामा जो है वो आए। और इसके हवाले से अगर हम देखें तो ये मालाबार कोस्ट पे ये पहुंचे थे, मालाबार कोस्ट पे ये आए थे। और नेक्स्ट अगर देखें तो ये फर्स्ट पुर्तगीज एक्सप्लोरर थे जो कि इंडिया में आए। और दो डच ईस्ट इंडिया, दो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई, अगर हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की देखें, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वो सब कॉन्टिनेंट में कब फॉर्म हुई,
तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1602 में फॉर्म होती है। कब फॉर्म होती है? 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई? तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 में इस्टेब्लिश होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो 1600 में है। इसी तरह अगर हम देखें तो इंडिया अंडर रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, इंडिया अंडर रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, तो वो 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के रूल में रहा इंडिया। इसी तरह अगर हम देखें तो जो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया, वो कहाँ जो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री है इंडिया में वो सूरत के मकाम पे, ठीक है, सूरत में। और ये कब फार्म होती है? तो फ्रेंच जो फैक्ट्री है ये फार्म होती है, अगर हम इसको देखें तो ये 1664 में जो है वो इसकी जो फर्स्ट जो सूरत में फैक्ट्री फार्म होती है वो 1668 में है। और लेकिन जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब फार्म होती है? तो जो अगर हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो वो 1664 है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1664 है। और जो उनकी सूरत में फैक्ट्री बनती है वो कब बनती है? वो 1668 में, यानी 1668 में उनकी जो है फैक्ट्री सूरत के मकाम पे फ्रेंच की बनती है। इसी तरह ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, और उनकी जो फैक्ट्री है फ्रेंच की सूरत के मकाम पे वो 1668 में फॉर्म होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मैक्सिमम वुमेन मेंबर्स कैन बी इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर हम देखें सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन्स हो सकती हैं, तो वो 17 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन हो सकती हैं। बाकी अगर हम इनकी कंपोजिशन देखें ओवरऑल सेनेट की तो 14 होते हैं मेंबर्स ईच प्रोविंस से। हर प्रोविंस से 14 सेनेट में होते हैं। 14 ईच होते हैं हर प्रोविंस से, प्लस टू, और दो जो हैं वो कहाँ से होते हैं? दो फेडरल से होते हैं। ठीक है, ये जर्नल पे, ठीक है, जर्नल अगर हम देखें जनरल सीट्स में 14 ईच प्रोविंस से लोग होते हैं, दो फेडरल से आते हैं। तो ये इस तरह 16 ये हो गए। और ये टोटल अगर हम देखें तो ये कितने हो गए? दो तो ये फिक्स हैं और चार प्रोविंसेस हैं, तो ये 56 हो गए। 56 प्लस 2 करेंगे तो ये 58 हमारे पास टोटल जो है जर्नल आ जाएंगे लोग। इसी तरह अगर हम देखें उल्मा या टेक्नोक्रेट्स, उल्मा वगैरह या टेक्नोक्रेट्स जो लोग होते हैं वो कौन? वो 4 फ्राम ईच प्रोविंस होते हैं। 4 फ्राम ईच प्रोविंस। और इसके अलावा अगर आप देखें तो वन एक फेडरल से होता है बंदा, ठीक है, प्लस एक फेडरल से होता है। तो ये कितने हो गए जी? टोटल ये कितने हो जाएंगे? तो ये भी 17, यानी 4 हैं जो चार प्रोविंसेस हैं, 16 ये और एक फेडरल से, तो ये कितने हो जाएंगे उल्मा और टेक्नोक्रेट्स? ये 17 हो जाएंगे। तो वुमेन की भी कंपोजिशन कुछ इस तरह की होती है जिस तरह उल्मा की कंपोजिशन होती है कि 4 फ्राम ईच प्रोविंस प्लस 1 फ्राम फेडरल, तो ये भी 17 टोटल हो जाएंगे। फिर अगर हम नॉन मुस्लिम की देखें तो ये जो नॉन मुस्लिम हैं वो कितने होते हैं? तो सेनेट में इनकी कंपोजिशन क्या होती है? तो ये 1 फ्राम ईच प्रोविंस होते हैं, एक बंदा होता है फ्राम ईच प्रोविंस। तो अगर ये एक बंदा होता है तो टोटल ये कितने हो गए? चार। तो ये 58 प्लस 4, तो ये हो गया 62। और 62 में 34 आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये क्या जाएगा? तो 4 प्लस 2 ये 6 आएगा, और 6 प्लस 3, तो जो टोटल मेंबर्स आपके पास आएंगे करंट कंपोजिशन के मुताबिक, जो डिक्रीज हुई थी 2024 के इलेक्शंस के बाद, तो वो 96 जो है वो मेंबर्स आपके इस तरह कंपोज हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वाज ऑथर्ड बाय अ लेडी ऑफ द मुगल रॉयल हाउस। तो ये हुमायूं नामा जो है तो ये इनका है, हुमायूं नामा। तो ये हुमायूं नामा किसने लिखा? ये गुलबदन बेगम जो बाबर की बेटी थी उन्होंने ये लिखा। वो कौन थी हुमायूं नामा? तो ये गुलबदन बेगम, और ये हुमायूं की सिस्टर थी और बाबर की बेटी थी। ठीक है, तो हुमायूं की ये सिस्टर और बाबर की बेटी, इन्होंने ये हुमायूं नामा लिखा। और बाबर जो हैं वो कब फर्स्ट मुगल एम्परर हैं? 1526 में इब्राहिम लोदी को शिकस्त दे के आते हैं। और 1530 में जो हुमायूं हैं वो सेकंड मुगल बादशाह बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अकबर नर्स इन चीफ वाज, तो अकबर नर्स इन चीफ वाज वो कौन थी?
तो वो महाम अंगा थी। ठीक है, अकबर नार्स इन चीफ कौन थी? महाम अंगा थी। और बेसिकली ये क्या थी? ये पॉलिटिकल एडवाइजर थी अकबर की। ये पॉलिटिकल एडवाइजर थी। जो मुगल एम्परर अकबर थे, उनकी ये पॉलिटिकल एडवाइजर थी। और ड्यूरिंग हिज टीन एज, जब वो टीन एज में थे, तो ये महामंगा जो थी ये उनकी पॉलिटिकल एडवाइजर थी। एंड डिफैक्टो रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, और मुगल एम्पायर की ये डिफैक्टो रूलर रही हैं 1560 से 1562 के दौरान। ठीक है, और ये आपकी जो डेथ होती है महाम अंगा की, वो कब होती है? तो वो 1562 में आपकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको इसके हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन द इलेक्शन ऑफ 1945-46, आउट ऑफ टोटल मुस्लिम सीट्स ऑफ 190, 119 है, हाउ many सीट्स मुस्लिम जो है वो बंगाल मुस्लिम लीग ने वन की? तो 119 जो थी वो बंगाल मुस्लिम लीग की थी, उसमें से जो मुस्लिम सीट्स थी। ठीक है, और उसमें से बंगाल मुस्लिम लीग ने कितनी वन की? मुस्लिम सीट्स जो बंगाल के लिए फिक्स की गई थी वो 119 थी, और जो बंगाल ने वन की वो कितनी थी? वो 113 है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल टोटल सीट्स देखें तो वो कितनी थी? वो 1585 थी जिन पे इलेक्शंस हुए। कांग्रेस ने जो वन की हैं वो कितनी थी? कांग्रेस की जो जीत हुई वो 923 पे हुई। मुस्लिम लीग की जो जीत हुई वो 425 पे हुई। और इसी तरह जो बंगाल मुस्लिम लीग की जीत हुई वो 119 में से 113 पे हुई। ठीक है, और प्रोविंशियल इलेक्शन हेल्ड इन ईस्ट पाकिस्तान अगर हम देखें, तो प्रोविंशियल इलेक्शन, अगर हम प्रोविंशियल फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शन देखें जो कि ईस्ट पाकिस्तान में हुए, हेल्ड इन ईस्ट पाकिस्तान, तो वो कब हुए? वो 1954 में हुए। और ये फर्स्ट सिलेक्शन थे, और यूनाइटेड फ्रंट को फिर इसमें कामयाबी मिली थी। और फिर 1955 में मुस्लिम लीग ने यूनाइटेड फ्रंट के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बनाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सियाचिन डिस्प्यूट स्टार्टेड इन, तो ये जो सियाचिन डिस्प्यूट है ये कब स्टार्ट हुआ? ये मिलिट्री कन्फ्लिक्ट था, ये 1984 में स्टार्ट हुआ। और अगर हम इसका एंड देखें तो ये 2003 में एंड होता है। ठीक है, तो ये 1984 में स्टार्ट होता है। और जो सियाचिन ग्लेशियर है, अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो वो किस रेंज में है? तो वो कराक्रम रेंज में है। सियाचिन ग्लेशियर किस रेंज में है? ये कराक्रम रेंज में है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं इसकी डिटेल यानी। और आज डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ गया, पहले हम एसोसिएशन में देख चुके हैं इसको। 280 आर्टिकल्स जो हैं वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसी तरह 250 जो है वो 1962 में है, और 234 जो है वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये 280 आर्टिकल्स तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में है, 1962 में 250 है, और 1956 में 234 है। ठीक है, और मजीद आप ये देख सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में अब नेशनल असेंबली और सेनेट का सिस्टम आपके पास नज़र आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अब्दुल सत्तार ईदी वाज बोर्न इन, ये बंटावा इंडिया में पैदा होते हैं। ठीक है, और कराची में इनकी डेथ होती है। और आपने जो इजरा किया एदी फाउंडेशन का, वो एदी फाउंडेशन जो आपने बनाई वो 1951 में कराची में एक डिस्पेंसरी से काम स्टार्ट किया, और आज आप देख लें। बाकी ये बॉन्ड इनकी जो पैदा होते हैं वो 1928 में होते हैं, और इनकी जो डेथ है वो कराची में है। और ये कब फौत होते हैं? तो ये 8 जुलाई 2016 को इनकी डेथ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से बेसिक पता होनी चाहिए। बाकी ईदी फाउंडेशन, ईदी साहब के बारे में हर बंदा अवेयर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा गालिब वाज बॉर्न इन, तो मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? तो ये आगरा में पैदा होते हैं। और ये कब पैदा हुए? ये 1797 को आगरा में पैदा हुए, मतलब दिसंबर 27 दिसंबर 1797 को ये आगरा में पैदा हुए। इसी तरह इनकी जो डेथ होती है वो फेब, यानी 15 फेब 1869 को ये डेथ होती है इनकी दिल्ली में। ठीक है, और ये मिर्ज़ा गालिब के हवाले से आपको ये पता होना चाहिए इनके पैदा कब हुए और डेथ कब हुई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि
बादशाही मास्क इज इन लाहौर बिल्ड बाय औरंगजेब। तो बादशाही मास्क जो औरंगजेब ने बनवाई वो कब बनी? तो ये 1673 में। इसी तरह जो शालीमार बाग है वो शाहजहां ने 1642 में बनवाया। ठीक है। और बादशाही मस्जिद जो है वो औरंगजेब साहब ने बनाई 1643 में। ठीक है, 1673 में, सॉरी। ठीक है। तो जो बादशाही मस्जिद है लाहौर में है और 1673 में। और ये मुगल एम्परर औरंगजेब थे जिन्होंने ये बनवाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ सेनेटर्स फ्रॉम ईच प्रोविंस आर। तो जो टोटल नंबर ऑफ हमने स्टेटस की टोटल कंपोजिशन किया है, तो जो टोटल नंबर ऑफ जो हमने तो अलहदा अलहदा किया था। तो जो टोटल सेनेटर्स हैं कि हमने कहा था कि 14 जो होते हैं वो जनरल होते हैं, इसी तरह 2 फेडरल से आते हैं, और फिर बाकी ऐड करें प्रोविंसेस के, वुमेन को ऐड करें, और इसी तरह अगर हमने करें तो वो कितने हो जाते हैं? टोटल जो है वो 23 होते हैं ईच प्रोविंस से, यानी 2 फेडरल से, वो 2 तो ओवरऑल हो गए। तो प्रोविंस से अगर हमने देखना है सिर्फ, तो 14 जो है वो जनरल होते हैं। इसी तरह 4 जो उल्मा होते हैं तो ये 16 हो गए। इसी तरह 4 वुमेन होती हैं तो ये कितने हो गए जी? और ये हो गया जी 20। और इसी तरह एक नॉन मुस्लिम हो गया ईच प्रोविंस से। ये 14 4 18 और 4 22 और एक नॉन मुस्लिम हो गया। तो ये कितने हो गए? 23 पूरे हो गए। ठीक है। तो इस तरह करके ये कंपोजिशन होती है इनकी। तो ये 23 हैं जो ईच प्रोविंस से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो यानी 23 आपने याद रखना है जनरल और कंपोजिशन बना के इसकी। ये 23 हैं टोटल जो ईच प्रोविंस से आते हैं। टोटल जो है ओवरऑल अगर हम देखें तो वो 96 है। 92 मतलब 23 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 92, और 4 फ्रॉम फेडरल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शफकत अमानत अली के जो बैंड है उसका नाम क्या है? हम उस बैंड का नाम आपने बताना है। तो शफकत अमानत अली के जो बैंड का नाम है वो क्या है? वो फ्यूजन है। ठीक है। फ्यूजन जो है वो इनके बैंड का नाम है। इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड कब मिला? 2008 में इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। ठीक है। तो ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके बैंड का नाम और उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड कब मिला। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच फॉरेन लीडर एड्रेस पाकिस्तान असेंबली थर्ड टाइम। तो ये रेसिप तैयब और दगान हैं जिन्होंने थर्ड टाइम एड्रेस किया था। अभी रिसेंटली भी पाकिस्तान में इनका विजिट है। ठीक है। और ये 12th प्रेसिडेंट ऑफ टर्की हैं करंटली अगर देखें तो ये 12th प्रेसिडेंट ऑफ टर्की पे सर्व कर रहे हैं। तो इसी तरह इनकी जो पार्टी थी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है। ठीक है। पार्टी के बारे में हम अगर जिक्र करें तो वो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी वो इनके नाम से ही मशरूत है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। और इस ये चीज़ें आपको इनके हवाले से लाजमी पता होनी चाहिए। अभी इनका रिसेंट विजिट है तो इनके हवाले से आपको मज़ीद भी सर्च आउट करना चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो मीन्स। तो मोहनजोदड़ो का क्या मतलब है? माउंट ऑफ डेड कहते हैं मोहनजोदड़ो। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो ये 1922 में होती है। ठीक है। मोहनजोदड़ो कब डिस्कवर होता है और कौन इसको डिस्कवर करते हैं मोहनजोदड़ो को? तो ये R D बनर्जी जो हैं वो इसको डिस्कवर करते हैं मोहनजोदड़ो को। इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को कौन डिस्कवर करते हैं और कब होती है? वो भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के हवाले से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर हम देखें तो ये 1924 में होती है। और इसको जो डिस्कवर करते हैं सर जॉन मार्शल करते हैं। ठीक है। सर जॉन मार्शल जो हैं वो इसको डिस्कवर करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये तो हमारे ये क्वेश्चन थे मोहनजोदड़ो के हवाले से। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सबमरीन जो केस थे 1971 वार वाज, जो सबमरीन केस था तो वो कौन सा था? वो बेसिकली जो PNS गाजी है इन इंडो पाकिस्तान नेवल वार ऑफ 1971 में। ठीक है। तो ये ऑप्शन इधर गलत दिया गया है। तो ये बेसिकली क्या था? ये PNS गाजी। ठीक है। PNS गाजी जो है वो इन इंडो पाकिस्तान नेवल वार ऑफ 1971 में। तो
PNS गाजी जो था उसके बाद ये क्या ये सबमरीन केस हुआ था। तो किसके क्या हुआ था? PNS गाजी का। और कब हुआ? 1971 की वार में। ठीक है। और 1971 की वार में अगर हम देखें तो एक एयरफोर्स टोटल जो निशाने हैदर मिले वो 5 मिले थे। 4 आर्मी वालों के थे और एक एयरफोर्स वालों का था। और एयरफोर्स को जिनको, और वो ही ओनली एक ही है एयरफोर्स के पास निशाने हैदर। और वो कौन थे? वो राशिद मिनाज थे। विच प्रोविंसेस रिफॉर्म्स आर मेंशन इन कायदे आजम 14 पॉइंट्स। तो जो किस कौन से प्रोविंसेस के? तो वो NWFP एंड बलूचिस्तान की जो है वो प्रोविंसेस के रिफॉर्म्स। और ये NWFP और बलूचिस्तान का ये जो कायदे आजम के 14 पॉइंट्स से पॉइंट नंबर जो 10 था वो इसके हवाले से बात करता है कि वो के रिफॉर्म्स होनी चाहिए NWFP, आज का KPK और बलूचिस्तान में। ठीक है। और ये NWFP से ये नाम 18th अमेंडमेंट के बाद चेंज हुआ, NWFP से उसको KPK कर दिया गया 18th अमेंडमेंट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाज साइन बिटवीन नवाज शरीफ एंड बेनजीर भुट्टो यानी। तो ये कब हुआ, कहाँ हुआ? तो ये साइन हुआ लंदन में। और ये अगर हम ये देखें तो ये कब हुआ था? तो ये बेसिकली 14th of May 2006 को हुआ है। ठीक है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहिबा के दरमियान हुआ, लंदन में हुआ और 14 मई 2006 को हुआ। तो इसके मकसद क्या था इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को? तो ये आउटलाइंस करना था स्टेप्स टू एंड ऑफ मिलिट्री जो कू डिटार था लेड बाय मुशर्रफ एंड रिस्टोर सिविलियन डेमोक्रेटिक रूल। मतलब किसको? जो सिविलियन डेमोक्रेटिक रूल को रिस्टोर करना था। सिविलियन डेमोक्रेटिक रूल, ये इसका मेन जो है वो पर्पस था। तो ये इसके हवाले से। और जो मिलिट्री रूल था, कू डिटार था, उसको मतलब स्टेप्स टू एंड करना था। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से बेसिक पता होनी चाहिए जी। और ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर किया होगा और प्रिपेयर कर रहे होंगे। बस आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।